सरकार में बैठे हुए लोग तो ज़्यादा अक्लमंद है ना, उनको समझना चाहिए कि भाई अगर ड्राफ्ट ही नहीं बना है तो ये इशू को सामने क्यों लाना चाहिए, न्यूज़पेपर में क्यों देना चाहिए, टीवी चैनल में क्यों देना चाहिए। इसलिए नहीं है ये जो कानून जो निकाला है, हमको हमारे आँख में धूल झोंक रहा है सरकार, लेकिन ये मुस्लिम का नाम लिए है, लेकिन मुस्लिम के लिए नहीं सभी के लिए कानून बनाया है ताकि ये कानून जो है सबको खत्म करे। जो आने वाले कल में क्या होगा, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लगता है तो स्टेट गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी, पूरा का पूरा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा, यानी एक ही आदमी अपने पावर का इस्तेमाल करेगा, ऐसा होगा। मेरे हिसाब से तक मैं डायरेक्टली बोलूँगा कि ये तो मनुस्मृति लागू करने का मामला है, ये ना हो, इसलिए हम इनका विरोध करेंगे। होता है कि उसको बड़े पैमाने पे हिंदू बनाया जा रहा है, उनके आदिवासी एरिया में जाके एक तो राम गमन यात्रा हो गया या भगवत गीता हो गया, ऐसे प्रकार के, या वनवासी कल्याण योजना हो गया। आदिवासी है ना वनवासी है। कॉमन सिविल कोड जो लाया हुआ है ये आदिवासी का कस्टमरी लॉ खत्म करने का मामला है, कला संस्कृति सभ्यता खत्म करने का मामला है। ये कस्टमरी लॉ तो हमको बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में दिया है ना, उसमें तो ऑलरेडी सर्वधर्म समभाव दिया हुआ है, तो ये अलग से कानून बनाने की क्या ज़रूरत है। सर्वधर्म के लोग रह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जो दुश्मन है ये कॉमन सिविल कोड के आड़ में जो है ब्राह्मण सिविल कोड लाना चाहता है। इतना नागपुर ग्रामीण तहसील कार्यालय में, और यहाँ पर मैं कुछ लोग हमारे साथ में यहाँ पर मैं उपस्थित है, जिसमें कुछ महिलाएं हैं जो आदिवासी उनके जो पोशाक है पारंपरिक उसमें यहाँ पर में है। तो हम इनसे कुछ बात करते हैं, देखते हैं इनके आज क्या मुद्दे रहे हैं। सर, आज तहसील कार्यालय में किस लिए आप आए हो? हमारा आने का आज का मकसद ये है कि आदिवासियों के संबंध में भारत सरकार और व्यवस्था भी एक नई समस्याएं पैदा कर रही है और उनका निवारण कोई भी सरकार नहीं कर रहा है। और इसीलिए आदिवासी एकता परिषद के तरफ से जो बामसेप का एक अपसेट विंग है, उस विंग के तरफ से 7 अगस्त को हमने भारत बंद का आह्वान किया है, जिसका समर्थन बामसेप के 88 विंग ने किया है और बाहर की भी अनेक संगठनों ने इस भारत बंद का राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद को समर्थन दिया है। तो पहला इसी 7 अगस्त के पहले हमारे 3 चरण इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए आयोजित किए हैं। उसका पहला चरण 6 जुलाई को धरना और जिला लेवल पर निवेदन वो संपन्न हुआ है और आज ये 18 जुलाई को उसी 7 अगस्त के भारत बंद के सिलसिले में दूसरे चरण में आज 18 जुलाई 2023 का ये दूसरा चरण है। और इस चरण में हम लोग भारत के तमाम तहसील लेवल पर हम धरना और निवेदन, तहसील लेवल पर निवेदन, इस उद्देश्य से आज का ये कार्यक्रम हम संपन्न करने जा रहे हैं। ये जो आप यूसीसी की बात कर रहे हैं, अभी तो इसका ड्राफ्ट भी तैयार नहीं हुआ है, तो आपको क्यों लगता है कि ये जो कानून अगर बनेगा तो ये आदिवासियों के विरोध में होगा? तो देखो भाई कि अभी ड्राफ्ट बना नहीं, ये बात सही है आपकी, फिर ड्राफ्ट बना ही नहीं है तो हमसे ज़्यादा 100 गुना तो सरकार है ना, सरकार में बैठे हुए लोग तो ज़्यादा अक्लमंद है ना, उनको समझना चाहिए कि भाई अगर ड्राफ्ट ही नहीं बना है तो ये इशू को सामने क्यों लाना चाहिए, न्यूज़पेपर में क्यों देना चाहिए, टीवी चैनल में क्यों देना चाहिए, इस पर डिबेट क्यों करना चाहिए। वो तो ज़्यादा अक्लमंद लोग हैं ना, सरकार चला रहे हैं ना, हम तो कम अक्लमंद लोग हैं। तो जब बात सामने आएंगी, टीवी पे आएंगी, न्यूज़पेपर में आएंगी और आदिवासी सबसे उसमें परेशान हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सहूलतें संविधान में बाबा साहब ने आदिवासी को दी है। 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची हमारे लिए तो अमृत है, तो हमारा एक अलग से कायदा है, तो बहुत सारे प्रावधान है। ये अगर हवा चल रही है तो इनकी आज बीजेपी की बहुमत है संसद में, ये तो एक हवा चला रही, उनको कल कानून बनाने के लिए क्या समय लगेगा और हमारी बर्बाद करने के लिए क्या समय लगेगा। अभी तो कई बर्बादी के मुद्दे उन्होंने सामने लाए हैं। जैसा कि आपने बीजेपी का नाम लिया और बीजेपी ने एक महिला जो आदिवासी समुदाय से है, आप भी महिला है और आदिवासी समुदाय से है, तो उनको राष्ट्रपति बनाया, तो आपको ऐसा डर क्यों लग रहा है कि जो आदिवासियों के जो हक अधिकार है वो छीने जाएंगे? देखिए, सरकार जो हम लोगों के साथ में अन्याय अत्याचार जो कर रही है, जो अभी कानून पास कर रही है, तो ये कानून पास कैसा होगा? जो राष्ट्रपति बैठे हैं आदिवासी के, आप बोलते हैं आदिवासी के राष्ट्रपति, तो आदिवासी के राष्ट्रपति किस लिए बनाए कि जो आदिवासियों का कानून है वो ख़त्म होना चाहिए, वो सिर्फ सिग्नेचर करते हैं।
बाकी कुछ नहीं, उनको सिग्नेचर करने के लिए बिठाया है, बाकी उसको कोई अधिकार नहीं है। ना उसको मंदिर में जाने देते, ना कहीं जाने देते, वो बाहर खड़ा रखते। तो ये आप सोचिए ना, और उसको हिंदूकरण करने के लिए उनका वो शुद्धिकरण करते हैं। तो ये बड़ी गलत हो रहा है हमारे आदिवासियों के साथ नहीं है, एसी एसटी मुस्लिम सभी के साथ में हो रहा है, एक समुदाय के लिए नहीं है। ये जो कानून जो निकाला है, हमको हमारे आँख में धूल झोंक रहा है सरकार। लेकिन ये मुस्लिम का नाम लिए है, लेकिन मुस्लिम के लिए नहीं, सभी के लिए कानून बनाया है, ताकि ये कानून जो है सबको ख़त्म करे। जो मूल निवासी है यहाँ के, वो सब ख़त्म हो जाए और बस हिंदू राष्ट्र बना रहे, और यहाँ पे हिंदू का संविधान लागू हो, इसलिए ये कर रहे हैं। लेकिन इसमें सभी जितने भी हमारे पूरे भारत विश्व के जो आदिवासी है समुदाय है, उनको मैं कहना चाहती हूँ कि घर से बाहर निकलो। हमारे देखो बड़े बड़े अधिकारी नहीं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, हम जंगलों में रहते, गांव में रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, इस वजह से हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो इस वजह से हमारे अधिकारी नहीं है, अधिकारी है उच्च वर्ण ब्राह्मणों के। तो हमको अब बाहर निकलना है, हम लड़ेंगे तभी जीतेंगे। जब तक नहीं लड़ेंगे हम बाहर नहीं निकलेंगे, रोड के ऊपर नहीं निकलेंगे, मोर्चा आंदोलन धरने नहीं करेंगे, तब तक हम लोगों का कोई सुनने वाला नहीं। हम यही एक रास्ता हमारे पास बचा है कि हम धरना आंदोलन मोर्चे निकालें, ताकि हमारी जो आरक्षण जो ख़त्म हो गया है, जो हमारे अभी कानून लागू कर रहा है, पूरे संविधान को मिटाया जा रहा है, पूरे आदिवासी एसी एसटी ओबीसी समुदाय का पूरा आरक्षण ख़त्म तो हो ही गया, उनको जो कानून लागू किया है उनके पूरा जो अधिकार वो ख़त्म करने के लिए लागू किया जा रहा है। हमारे साथ में अभी माननीय उत्तम प्रकाश सहारे जी है। सर, एक तो आप वकीली पेशे से भी आते हैं, तो आप यूसीसी कानून को किस तरह से देखते हैं? साथियों, सबको जय भीम जय मिलनासी। मैं एडवोकेट उत्तम प्रकाश सहारे, विदर्भ प्रभारी बहुजन मुक्ति पार्टी। सबसे पहले तो ये धरना प्रदर्शन है, ये चरणबद्ध आंदोलन है 4 चरण में, उसका हम समर्थन करते हैं। और अभी आपने जो पूछा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आप क्या जानते हैं, तो साथियों मैं ये कहना चाहूँगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड इसकी जो शुरुआत हुई है, ये शुरुआत जो है दिल्ली हाई कोर्ट से जस्टिस प्रतिभा, जो सिंगल बेंच मीना कम्युनिटी का मामला था। मीना ट्राइब है और वो राजस्थान से आते हैं, वो सिविल सर्विस में थे और डोमिनेशन में थे। सवाल ये था कि क्या उन पे हिंदू लॉ लगेगा, ये वो मैटर था। उन्होंने केंद्र सरकार को बोला कि इसके बारे में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाए, और कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला हुआ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाए। साथियों, जैसे कि अभी भारत में गरीबी, भुखमरी और कोविड में जो मिसमैनेजमेंट हुआ, उसके तरफ लोगों का ध्यान न जाए, और ये ध्यान कहीं और भटकाने के लिए, लोगों को पोलराइज करने के लिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मैटर निकाला गया। दूसरी बात ये है इसमें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड स्पेशली जो बोला गया कि बड़ा अच्छा लगता है, एक देश एक लॉ, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अगर ऐसा है तो भारत के संविधान में 3 सूचियाँ हैं, एक 3 लिस्ट है। पहला लिस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट किस चीज़ में लॉ बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट किस चीज़ में लॉ बनाएगी, और तीसरा है कॉन्क्रीट लिस्ट, उसमें स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। तो फिर ये दोनों लिस्ट हमें कैंसिल करना पड़ेगा। इन फ्यूचर में हो सकता है इसमें कि अगर वो पूरा का पूरा लॉ अगर सेंट्रल बनाएंगे तो स्टेट असेंबली की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ मुख्यमंत्री और गवर्नर इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। तो आप कह रहे हैं कि जो फेडरल ढांचा जो बना हुआ है भारत सरकार का, तो ये सारा कोलैप्स कर जाएगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कोलैप्स होगा, और ये ना हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड ना बने, इसके लिए हम समर्थन रहेगा। और ख़ास बात तो ये है कि जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो विशेष जो उल्लेख आता है आर्टिकल 44, संविधान में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लगना चाहिए, लेकिन कब लगना चाहिए कि सभी लोग एक लाइन पे आएंगे। हम बड़े यूनिटी की बात करते हैं, लेकिन ये हम भूल जाते कि भारत जो है सभी विविधताओं में ये बसा हुआ है। और ख़ास बात तो ये है कि हम ये ऐसा ये चाह रहे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लगे, लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका में 50 स्टेट है, 50 स्टेट होने के बाद 50 स्टेट का अलग अलग संविधान है। क्या वो यूनिटी नहीं उन पर? क्या वो ये उनके पास एकाग्रता नहीं है? सभी चीज़ें वैसे भी अगर ये अभी फ़िलहाल में जो ये आर्टिकल 44 और 48 की भी हम बात करें, 40 जो काउंसिल है,
इसमें कितने सारे रिफॉर्म हो गए, लेकिन हम लोग वो सब चीज़ें बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। आर्टिकल 39 ऐसा कहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ मना है, मतलब एक आदमी के पास में बहुत सारी प्रॉपर्टी नहीं आना चाहिए, ये संविधान में लिखा हुआ है। आज हम अगर देखते हैं तो केवल 1% आदमी के पास में भारत की 77% प्रॉपर्टी है, और कोविड के समय पे किसकी प्रॉपर्टी बढ़ी ये सब जानते हैं आप लोग। दूसरी बात कि भारत में जो कंपनीज मैटर होते हैं, कंपनी मैटर में भारत का लॉ लागू नहीं होता, वो केवल आर्बिट्रेशन होता। व्हाट इज मीनिंग ऑफ आर्बिट्रेशन? आर्बिट्रेशन प्राइवेटाइजेशन हम जस्टिस है, हमें लगा कि ये हमारा आर्बिट्रेशन होना चाहिए, वो आर्बिट्रेशन पर हम जाते और वो मैटर हम सॉल्व करते। करोड़ों रुपए के 1000 करोड़ 10,000 करोड़ के मैटर में भारत का लॉ नहीं लगता। दूसरी बात, अभी तक हमने 370 के बारे में बात की है, 371 के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं है। 371 में क्या, 371 में 6 स्टेट है जिनको स्पेशल स्टेटस दिया गया, उस जैसे मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, गुजरात हो गया, आसाम हो गया, इनको स्पेशल स्टेटस दिया गया, उस स्पेशल स्टेटस निकालना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर ये यूनिफॉर्म शेड्यूल कोड लगाते तो मुस्लिम लॉ में मेयर का प्रावधान है। मेयर की जैसा दूल्हा अपने मिसेस को मिसेस को गिफ्ट के तौर में दिया जाता है, वो अगर हम पूरे भारत में लगाएंगे तो क्या मैरिज एक्ट सेगमेंट रह पाएगा? बिल्कुल नहीं रहेंगे, वो तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। यानी आने वाले कल में क्या होगा, अगर यूनिफॉर्म शेड्यूल कोड लगता है तो स्टेट गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी, पूरा का पूरा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा, यानी एक ही आदमी अपने पावर का इस्तेमाल करेगा, ऐसा होगा। मेरे हिसाब से तक मैं डायरेक्टली बोलूँगा कि ये तो मनुस्मृति लागू करने का मामला है, ये ना हो, इसलिए हम इनका विरोध करेंगे। धन्यवाद। ये मनुस्मृति लागू करने का मामला है, ऐसा आपका कहना है। हमारे साथ में माननीय सचिन सोयाम सर जी है, और ये राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के मीडिया महासचिव भी है। सर, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद इन सब मामलों में किस तरह से अभी आगे की रणनीति तय करेगा? राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने माननीय एच.एन. रेकवाल सार के नेतृत्व में 4 चरणों का आंदोलन घोषित किया। इसका आखिरी चरण भारत बंद 7 अगस्त को किया गया है। ये 20 बिंदु को लेके किया गया है, और एक जो है मुद्दा उसमें और ऐड किया गया है, जो एमपी में लेटेस्ट में जो प्रकरण हो गया है, आदिवासी आदमी के ऊपर में एक ब्राह्मण प्रवेश शुक्ला ने पेशाब कर दिया। अब ये इतनी खतरनाक बात है कि देश में राष्ट्रपति तो आदिवासी का है, लेकिन आदिवासियों पे आए दिन अन्याय अत्याचार जो कम होना चाहिए वो कम होने के वजह बढ़ रहे हैं। देखा जाए तो मणिपुर 2-2.5 महीने से जल रहा है। मणिपुर में रोज़ हिंसा हो रही है और मासूम लोग मारे जा रहे हैं मणिपुर में। अब देखा जा रहे है, लेकिन राष्ट्रपति का एक भी ट्वीट है ना, उसमें आया नहीं है। जो मणिपुर के लिए स्टेटमेंट राष्ट्रपति का आना चाहिए अभी तक आया नहीं है, और लोग कहते हैं कि आदिवासी का राष्ट्रपति बना दिया गया। क्या आदिवासी का राष्ट्रपति बनाने से आदिवासी की समस्या ख़त्म हो गई? ऐसा दिखाई दे रहा है कि आदिवासी की समस्या और बढ़ गई है। मणिपुर पकड़ लो, एमपी का प्रकरण पकड़ लो, लेकिन राष्ट्रपति को कहीं भी ये समझ नहीं है कि आदिवासी समुदाय की समस्या का निराकरण किया जाए। रोज़ आए दिन अन्याय अत्याचार आदिवासी समुदाय पे हो रहा है। सर, अभी जो मौजूदा सरकार है पूरे देश भर में आदिवासियों के लिए अलग अलग कार्यक्रम लगाते हुए दिखाई तो देती है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो सरकार है वो आदिवासियों पर ध्यान नहीं दे रही है? इसमें आप खुद ही देखते हो कि सरकार के तरफ से कोई भी ऐसी योजना नहीं दिखाई पड़ती है कि जो आदिवासी कल्याण में हो, लेकिन ऐसा दिखाई पड़ता है कि उसको बड़े पैमाने पे हिंदू बनाया जा रहा है। उनके आदिवासी एरिया में जाके एक तो राम गमन यात्रा हो गया, या भागवत गीता हो गया, ऐसे प्रकार के, या वनवासी कल्याण योजना हो गया। आदिवासी है ना वनवासी है, मगर देखा जाए तो आदिवासी के कल्याण की योजना न लाते हुए उनको ज़बरदस्ती हिंदू बनाने का मामला चलाया जा रहा है, और उनकी जमीन जंगल के से बेदखल करने का मामला चलाया जा रहा है सरकार की तरफ से। इसीलिए मेरे को लगता है कि सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी योजना या जो चला रहे प्रचार प्रसार, ये आदिवासी के हित में नहीं है। अगर आदिवासी के हित में होती है तो ये कॉमन सिविल कोड लाते ही नहीं। कॉमन सिविल कोड जो लाया हुआ है, ये आदिवासी का कस्टमरी लॉ ख़त्म करने का मामला है। कला
संस्कृति सभ्यता ख़त्म करने का मामला है। ये कस्टमरी लॉ तो हमको बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान में दिया है ना, उसमें तो ऑलरेडी सर्वधर्म समभाव दिया हुआ है, तो ये अलग से कानून बनाने की क्या ज़रूरत है। सर्वधर्म के लोग रह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जो दुश्मन है ये कॉमन सिविल कोड के आड़ में जो है ब्राह्मण सिविल कोड लाना चाहता है। इतना ही मैं इस मौके पे बोलना चाहता हूँ। तो जिस तरह से भारत देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ पर में एक आदिवासी तबका बड़े पैमाने पर डरा हुआ है और अपने हक अधिकार के लिए रास्ते पर आने की कोशिश कर रहा है। आने वाले 7 अगस्त को भारत बंद के जरिए भारत सरकार को ये संदेश देना चाहता है कि हम लोगों के जो कस्टमरी लॉ है, हम लोगों के जो हक अधिकार 5वीं अनुसूची या 6वीं अनुसूची में दिए गए हैं, इन अधिकारों को कहीं ना कहीं बचाने के लिए आज वो अपनी जल जंगल ज़मीन और अपने घरों से बाहर निकलकर सरकार के विरोध में एक बड़े आंदोलन को लेकर राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के साथ में खड़ा होते हुए इस आंदोलन को करने की दिशा में वो दिखाई देते हैं। भारत सरकार इस पर क्या पहलू अपना रखती है या किस तरह से वो इस सारी चीज़ों को हैंडल करती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मैं राकेश गजबीये, कैमरामैन सनी सहारे के साथ, नागपुर।